चलिए देखते हैं थर्ड एंड द इम्पोर्टेंट लर्निंग आउटकम विच इज पिजन होल प्रिंसिपल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए पिजन होल प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है. देखिए दो चीजें हैं इसी टर्म में, एक वन इज द पिजन एंड अनदर वन इज द होल. आपने देखा जी यहाँ पे दो टर्म है, वन इज द पिजन एंड अनदर वन इज द होल. ये चीजें हैं. पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास सपोज करो जो पिजन है, सो यू आर हैविंग एन पिजन. कितने पिजन है? एन. और आपके पास होल कितने हैं? से फॉर एग्जाम्पल एन माइनस वन. समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, बस यही कॉन्सेप्ट है. एन पिजन है और एन माइनस वन क्या है? होल्स है. इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई एक ऐसा होल होगा अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल जिसमें एक से ज्यादा पिजन्स होंगे. तभी आप एन पिजन्स को एन माइनस वन होल में क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो या स्टोर कर सकते हो. और यू कैन कीप मोर देन वन पिजन इन वन होल. ये तभी पॉसिबल है. सो दिस इज कॉल्ड पिजन होल प्रिंसिपल. ये बात समझ में आ गई कि भाई आपके पास एन पिजन है. मैं फिर से बता देता हूं, एन पिजन है और एन माइनस वन होल है. इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई एक ऐसा होल होगा, अगर सारे के सारे पिजन्स को एन माइनस होल में डालना है तो कोई एक होल ऐसा होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा पिजन्स को आपको रखना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड पिजन होल प्रिंसिपल. आइए इसकी डेफिनेशन कैसे एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे, देन वी विल डिस्कस द एग्जांपल. If there are more pigeons than pigeonholes, then there must be at least one pigeonhole with at least two pigeon in it. जैसी बात मैंने ऊपर बताई थी. और you can also write it as, yeah, you can represent it either this way or that way. तो दूसरी तरीके से आपने देखा, if n pigeonholes are occupied by n plus one pigeons, then at least one hole is occupied by more than one pigeon. This is another way. Or you can also represent it like this. देखिए इस केस में इफ एन पिजन होल्स आर ऑक्यूपाइड बाई के एन प्लस वन और मोर पिजन्स वेयर के इज ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, मतलब इसके मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं हम, देन एटलीस्ट वन होल इज ऑक्यूपाइड बाई के प्लस वन और मोर पिजन्स. तो ये जो मैंने थर्ड स्टेटमेंट आपको अभी बताया कि आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन इट इज वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. कैसे पूछी जाती है और कैसे ये हेल्पफुल होगा, आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि भाई आपके पास जो होल्स हैं वो कम है. होल्स वो बॉक्स भी हो सकता है, वो जो बॉक्स है आपके पास कम है और पिजन्स आपके पास ज्यादा है. इसी वजह से आपको कुछ होल्स ऐसे होंगे जिसमें एक से ज्यादा पिजन को आपको रखना पड़ेगा. ये बात आपको समझ में आ गई है. दिस इज द पिजन होल प्रिंसिपल. तो आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से और समझते हैं कि उस टाइप की अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगी तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन को समझना है और ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन मैंने अभी आपको शो करी है इसी से आपको इसको समझना है. व्हाट शैल बी, देखिए क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास सो दैट 3 ऑफ देम आर बोर्न इन द सेम मंथ. देखिए आप समझ लीजिए 3 ऑफ देम आर बोर्न इन द सेम मंथ. तो यहाँ पे मंथ की बात हो रही है तो हमें किससे कंसीडर करना पड़ेगा? वी नोज अबाउट द ईयर. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n कम्स आउट टू बी 12. तो इतने मंथ्स हो जाएंगे आपके इन ए ईयर. ये समझ में आ गया कितने मंथ्स है? देयर आर 12 मंथ्स. अब इसके बाद हमें ये चीज समझनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, आगे इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करें. वो कहता है जी 3 ऑफ देम आर बोर्न इन द सेम मंथ. इसका मतलब क्या हुआ कि जो k प्लस वन है उसकी वैल्यू कितनी है? 3. k प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी? 3. तो k इज इक्वल टू कितना हो गया? 2. अब बात आती है, उसने पूछा क्या व्हाट शैल बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? दैट दे विल बी के एन प्लस वन. तो यही तो आएगा, दैट विल बी के एन प्लस वन. तो नाउ यू कैन सॉल्व इट. के की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू एन कितना है? 12 प्लस 1. सो इट कम्स आउट टू बी, देखिए प्रोडक्ट रूल इसमें भी बिल्कुल बेसिक सा है. बच्चे क्या करते थे? एडिशन पहले. बट नेवर फॉरगेट अबाउट योर बोर्ड मास. मल्टीप्लीकेशन इज परफॉर्म फर्स्ट. तो इट कम्स आउट टू बी 25. ये सिंपल है. देखिए क्वेश्चन है, उसी से आपको डाटा निकालना और उसी को आपको एक्सप्लेन करना है. सो इट कैन हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ पिजन होल. इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई इजीली पिजन होल प्रिंसिपल की हेल्प से. आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. देखिए क्या कहता है, व्हाट शैल बी द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट बिगिन विद द सेम अल्फाबेट एट 27 इंग्लिश वर्ड्स. किसकी बात करी उसने बात करी है 27 इंग्लिश वर्ड्स की. हमें फाइंड आउट करना मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स.
तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। इसके बेसिस पे जो डाटा गिवन है सेम अल्फाबेट्स, उसने कहा मस्ट बिगिन विद द सेम अल्फाबेट। तो हमें ऐसे वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो सेम अल्फाबेट से बिगिन होते हैं। ये बात समझ में आ गई। 27 इंग्लिश वर्ड्स हैं, हमें पता है अल्फाबेट्स हमारे कितने होते हैं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n। इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। नाउ अप्लाई द पिजन होल प्रिंसिपल। तो जब आप पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और उसने क्या वैल्यू गिवन है, उसने टोटल वैल्यू दी हुई है 27 इंग्लिश वर्ड्स। इट मीन्स kn+1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 27, ये गिवन है। तो जब ये 27 गिवन है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू कितनी है 26। सो लेट अस फाइंड आउट, से k इंटू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। सिंप्लीफाई इट, तो 27 6k इज इक्वल टू 27 माइनस 1 विच कम्स आउट टू बी 26। कितना हो गया 26। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 26 बाई 26 विच कम्स आउट टू बी 1। तो k की वैल्यू आपकी 1 आ गई। लेकिन इसका जो हमने पिजन होल प्रिंसिपल स्टडी किया है वो क्या कहता है जी, kn+1 है, और वो उसकी जो मिनिमम वैल्यू की बात करता है वो क्या होती है, दैट इज k+1। मिनिमम वैल्यू इज k+1। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है, तो द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट बिगिन विद द सेम अल्फाबेट इज इक्वल टू k+1। तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन with same alphabet कितनी वैल्यू आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी k+1, दैट इज 1+1 इज इक्वल। तो ऐसे 2 वर्ड्स होंगे दैट बिकम्स विद द सेम अल्फाबेट आउट ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो दीज आर द एट लीस्ट द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। तो मिनिमम की मतलब ही यहाँ पे किससे है, दिस इज रिलेटेड टू एट लीस्ट। तो देयर कैन बी मोर देन दैट। तो यहाँ पे हमने समझा कि पिजन होल प्रिंसिपल जो है उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, उससे बेसिक प्रॉब्लम हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन पिजन होल प्रिंसिपल की एक जनरलाइज फॉर्म भी है, आइए उस जनरलाइज फॉर्म को स्टडी करते हैं। तो जनरलाइज जो पिजन होल प्रिंसिपल है, जैसा आपने जनरलाइज प्रीवियस भी देखा था, प्रोडक्ट में भी देखा था और आपने सम में भी देखा था, इन द सेम वे आप पिजन होल प्रिंसिपल की भी जनरलाइज फॉर्म को देख सकते हैं। लेकिन उसका स्टेटमेंट क्या होगा, आइए देखते हैं। तो देखिए ये इसकी जनरलाइज डेफिनेशन है, बात तो आप समझ ही गए, सिर्फ यहाँ पे डिवीजन कर दिया है जैसा आपने ऑलरेडी स्टडी किया। इफ एन ऑब्जेक्ट और पेज, देखिए ऑब्जेक्ट और बॉक्स की फॉर्म, आई मीन ऑब्जेक्ट और बॉक्स की फॉर्म में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने जनरलाइज में ऐड कर दिया है। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन हमेशा पिजन और पिजन हॉल से रिलेटेड होगा। आपको जब भी ऑब्जेक्ट और बॉक्सेस होंगे जहां पे उसको प्लेस करना होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो उसने कहा देयर इज एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एटलीस्ट n by k ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए ये जो ब्रैकेट है इसकी जो हम बात कर रहे हैं n by k, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग टू द एट लीस्ट, कम से कम। भाई मैं देखिए इस चीज को फिर से समझ लीजिए, मैं कई बार इसको बता भी चुका हूं अदर सब्जेक्ट्स में भी और कहीं पे इसमें भी बताया होगा। ये देखिए 3 टर्म ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं कहता हूं जी एट लीस्ट, मैंने कहा जी एट लीस्ट 3, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कम से कम 3 है। मैं कहता हूं जी एट मोस्ट 3, मैंने कहा एट मोस्ट 3। एट मोस्ट 3 का मीनिंग क्या हुआ कि जी एट मोस्ट 3 मीन्स ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 3, या तो 3 होंगे या उससे कम होंगे। इन द सेम वे अगर मैं कहता हूं एग्जैक्टली 3, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है। तो एटलीस्ट रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैंने ये दोनों ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर दिए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एटलीस्ट को। और वैसे आप जानते हैं या तो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड मतलब सीलिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, या लोअर बाउंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लोर वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे फ्लोर और सीलिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एटलीस्ट की बात हो रही है। अगर मैंने ये रिप्रेजेंट किया है एटलीस्ट n by k, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन इक्वल टू n by k। इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट n by k। दिस इज द जनरलाइज्ड वे। इसने सिंपल आपके जो बॉक्सेस हैं उसको ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया, तो ये पता चल जाएगा कि कितने जो बॉक्सेस हैं आपके उसमें कितने पिजन्स जाने वाले हैं। दिस इज द जनरलाइज्ड। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आइए देखते हैं, गिवन क्वेश्चन है, शो दैट
इफ 20% आर सेलेक्टेड फॉर प्रेजेंटिंग ए कल्चरल प्रोग्राम। देखिए कुछ चीजें ऐसी है कि यहाँ पे हम पिजन होल प्रिंसिपल को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आप देखेंगे तो ये कॉमन सेंस वाली भी है कि भाई इतनी चीजें हैं, कैसे प्रेजेंट करनी है। सिंपल आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिवीजन लगाना है, लेकिन बाई चांस यहाँ पे हम इसको किसकी हेल्प से स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग इन रेफरेंस टू द पिजन होल। तो कीप दैट पार्ट इन योर माइंड। शो दैट इफ 20% वैसे तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मुझे पता है कि जैसे मैंने लिखा आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया होगा। दैट इफ 20% आर सेलेक्टेड फॉर प्रेजेंटिंग ए कल्चरल प्रोग्राम, तो हमारे पास 20% की बात हो रही है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे पिजन कितने हो गए, यहाँ पे माई पिजन्स आर 20। जो हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन्स, तो पर्सन्स आर रिप्रेजेंटिंग द पिजन presenting a cultural program, then one may select a subset of 3। इसकी बात हो रही है subset of 3, so that all the 3 persons would be able to present their programs on the same day of the week। किसकी बात हो रही है, सेम डे ऑफ द वीक। तो देखिए वीक यहाँ पे इंक्लूड हो गया, तो अगर मैं वीक की बात करता हूँ तो वीक मेरा रिप्रेजेंट करता है पिजन होल्स को। वीक में कितने डेज होते हैं जी, 7 डेज। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट टू द पिजन होल्स। इसकी बात हो रही है पिजन होल्स की, ये बात समझ में आ गई। तो डेफिनेटली ये पिजन्स है तो ये वैल्यू n होगी, ये पिजन होल्स है तो ये वैल्यू क्या होगी, k होगी। ये बात समझ में आ गई। अब वो कहता है जी आपको बताना है, शो दैट इफ 20% आर सेलेक्टेड ए कल्चरल प्रोग्राम, ये शो करना है, देन वन में सेलेक्ट ए सबसेट ऑफ 3 so that all the 3 persons would be able to present their programs on the same day of the week। तो इस केस में आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो एटलीस्ट वाली कंडीशन हमारी क्या है, दैट इज n by k। n by k किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट टू 20/7। इसको रिप्रेजेंट करेगा 20/7, और इसकी एटलीस्ट कंडीशन आएगी, तो एटलीस्ट में देखिए 7 3 तो अपर बाउंड की तरफ ही किसको लेके जाते हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट अपर बाउंड मतलब एडिशनल वाली। तो अपर बाउंड अगर इसका हम कंसीडर करेंगे तभी वो एटलीस्ट वाली कंडीशन में आएगा। सो देन इट विल बिकम 2+1। कितना हो जाएगा, इट इज 2+1 विच कम्स आउट टू विथ। यही तो प्रूफ करना था जो इस क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए बात बराबर ही है, हमने जो सिंपल पिजन होल प्रिंसिपल स्टडी किया उसका जनरलाइज भी स्टडी किया, बस यहाँ पे हमने डिवीजन को यूज कर लिया। इस तरह से हमने स्टडी करा कि पिजन होल प्रिंसिपल हमारा कैसे वर्क करता है। तो देखिए काउंटिंग टेक्निक में ये तीनों के तीनों रूल अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इनका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है। कई बार स्टेट करने के लिए भी आता है पिजन होल प्रिंसिपल। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको सिंप्लीफाई करना होता है। जहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आपने देखा यहाँ पे कि इस तरह से आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं या उसको शो भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने अपने थर्ड लर्निंग आउटकम को यहाँ पे कंप्लीट किया, विच इज रिलेटेड टू डिस्क्राइब द पिजन होल प्रिंसिपल। तो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।